हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास के राजनीतिक शास्त्र के पाठ नंबर 4 का चुनावी राजनीति का भाग नंबर 3। और भाग नंबर 3 में हम लेकर रहे हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग नंबर 1 में अभ्यास के प्रश्न थे, 2 में महत्वपूर्ण प्रश्न थे और भाग नंबर 3 में भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस बुक में से रह गए थे। ये प्रश्न सिर्फ आपके सिलेबस से संबंधित नहीं, आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है। आने वाले जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आपने याद करना है और इनको देखना है या दोहराना है। तो देखिए, हम चलते हैं। सबसे पहले, हमारा देश लोकतंत्र शासन, अब काफी दिनों से हम कर रहे हैं कि लोकतंत्र ये लोकतंत्र में शासन है और इस लोकतंत्र शासन में चुनाव की अहम भूमिका है। लेकिन जो आज का युग है, इस युग में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना बड़ी एक चुनौती का विषय बन गया है। तो आज हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में आती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनका हमने अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आज धनवान अमीर लोग हैं, उनका बोलबाला है और वो ही सत्ता पर कब्जा करते हैं, गरीब लोगों को आगे नहीं आने देते। तो सबसे पहला हमारा हुआ, धनवान लोग व्यक्तियों का गलत तरीके से जीतना है, पैसे दे करके, लालच दे करके, डरा करके, हर तरह से सत्ता में आते हैं और आकर के फिर पब्लिक का शोषण करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो ये कहता है कि कोई भी आदमी जो 25 साल से ऊपर का हो गया है वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन यदि कितना भी समझदार और योग्य गरीब आदमी है, उसके पास खर्चने के लिए धन नहीं है, तो वो आगे आने में असमर्थ होता है। और जबकि धनवान आदमी अयोग्य होते हुए भी वो पैसे के बलबूते पर आगे आ जाता है और देश के लिए समस्या, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा समस्या बनता है। स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौती है। दूसरा, हर पार्टी में परिवारों का कुछ परिवारों का जोर शोर होता है और ये पार्टियां अधिकतर एक ही, जिसको हम परिवारवाद कहते हैं, और परिवार में बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इस प्रकार से चलता रहता है। अक्सर हरियाणा में इस प्रकार की बातें काफी देखने को मिलती हैं। चौटाला परिवार है, हुड्डा परिवार है, इस प्रकार सुरजेवाला का परिवार है। इस प्रकार इन परिवारवाद शुरू हो जाता है और वो परिवारवाद है दूसरे को, योग्य आदमी को मौका नहीं दे पाता और वह अपने सत्ता के बलबूते पर या लोगों के धनवान के बलबूते पर फिर अयोग्य संतान भी उसकी सत्ता में आ जाती है, जो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए बड़ी समस्या है। इसके बाद जो अगला है वो है विकल्प का अभाव। कई बार हमारे यहाँ जो लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव में हमारे पास विकल्प ही नहीं होता। जो हम देखते हैं या 2 या 3 पार्टी हैं, वो दोनों के तीनों हमारी नजरों में उचित नहीं है और उसका अभाव में हमें कोई विकल्प नहीं मिलता, दूसरा विकल्प नहीं होता और मजबूरी में हमें चुनना पड़ता है। तो इस प्रकार जो तीसरी, इसके बाद हमारा जो चौथा है वह परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। आज हमारे सामने ये चुनाव में एक बड़ी, निष्पक्ष चुनाव में बड़ी समस्या है कि लोग जाति को देखकर वोट दे देते हैं या जाति का नारा लगा करके जो लोग हैं, नेता लोग हैं, पार्टी है, वोट ले लेती हैं, या किसी धर्म के आधार पर या क्षेत्रवाद के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश किसी क्षेत्रवाद के नाम पर, या फिर वे किसी जातिवाद के नाम पर, इस प्रकार के नारे दे करके स्वतंत्र चुनाव को लिए चुनौती बन बैठते हैं। स्वतंत्र चुनाव नहीं कराने देते, क्योंकि एक आदमी जब वो स्वतंत्र वोट देता हुआ है तो अपने जाति के पक्ष में आकर के एक अयोग्य आदमी को योग्य की बजाय अपना मत दे बैठता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये भी हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समस्या है। इसके बाद अगला हमारा नंबर 5, आपराधिक लोग टिकट पाने में कामयाब। जैसे कि पहले इस पॉइंट में हुआ था कि धन के आधार पर लोग टिकट पा लेते हैं, इसी प्रकार जो अपराधी के लोग हैं, जबकि अपराधी के लोगों को इलेक्शन में आने का, चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, फिर भी अपने धन के बलबूते पर या सत्ता के बूते पर किसी न किसी प्रकार से गलत तरीके से आपराधिक लोग भी एंट्री कर जाते हैं। और जब वह इसमें एंट्री कर जाते हैं तो आने के बाद उनके जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर अपने गलत तरीके से
व्यवहार करते हैं, आपराधिक मामलों को बढ़ावा देते हैं, जो हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन बैठते हैं। तो ये था हमारा आज का जो प्रश्न था निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भारत में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, कौन कौन से हैं। यानी भारत के मतदाता किन को चुनते हैं, इनको हम दूसरी भाषा में कहते हैं किन को चुनते हैं, ये भी कह सकते हैं, या मतदाता के सामने किसका चुनाव करते हैं, ये कह सकते हैं। तो नंबर 1 पे कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो भारतीय जनता उन सबका चुनाव करती है। नंबर 2 जो सरकार का चुनाव करती है। नंबर 3 सरकार में बनने वाले कानूनों का जो निर्माण करते हैं उनका चुनाव करती है। और नंबर 3 पार्टी के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करती है। जब कोई पार्टी बनती है तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, जो पार्टी फिर आगे जाकर के हमारे लिए सरकार का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये कि हम सिर्फ भारत में एक ही प्रकार का मतदान नहीं होता, कई प्रकार के मतदान कई कामों के लिए किए जाते हैं। और दूसरी तरफ यदि इसको देखा जाए तो आदमी पंचायत का, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का और इसके अलावा जिला परिषद का, MLA MP सभी प्रकार के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, चुनाव नामांकन में कौन सी जानकारी देनी आवश्यक है। देखिए, जब भी इलेक्शन लड़ते हैं, कोई भी हमारा प्रतिनिधित्व तो सत्ता में आने के लिए आगे आता है और वो सत्ता में आने के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाता है कि मैं आना चाहता हूं, मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। उसे तो नामांकन पत्र भरते समय निम्नलिखित जानकारियां देनी पड़ती हैं। वे जानकारियां हैं, नंबर 1 तो आपराधिक, कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है, ये उसको लिख के देना पड़ता है कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है, कोई भी कोर्ट केस वगैरह नहीं चल रहा है। और दूसरा है परिवार की संपत्ति, उसके जिस परिवार में वह रह रहा पूरे परिवार के सदस्यों की संपत्ति का लेखा जोखा उसको देना होता है। और तीसरा है उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, कि उम्मीदवार है वो कितना पढ़ा लिखा है। ये 3 चीजें उसको नामांकन पत्र भरने से पहले अपनी जाहिर करनी पड़ती है, तब वो नामांकन पत्र भर के पब्लिक के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। वो अलग बात है कि आजकल लोकतंत्र में आपराधिक लोग भी घुस गए हैं और किसी बलबूते पर किसी तरह से ऐसे कोई गलत तरीके अपना करके इसमें एंट्री कर जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न नंबर 8, आचार संहिता लागू होने पर पार्टियों में कौन कौन से काम पर पाबंदी होती है। आपने स्टूडेंट देखा होगा, कई बार कहते हैं अब तो आचार संहिता लगी, अब काम नहीं होंगे, सारे काम रुक जाते हैं। तो वो क्या होती है, तो आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सत्ताधारी पार्टी या किसी पार्टी को के भी किन कार्यों पर पाबंदी लगा देती है चुनाव आयोग, वे हैं कौन कौन से, उनके हम आज उनका हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले धर्म स्थल का प्रयोग। जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आया हुआ है, जिसने इलेक्शन लड़ना है, वो धर्म स्थल का प्रयोग नहीं करेगा, वहां पर जाके प्रचार प्रसार नहीं करेगा पार्टी का। आचार संहिता लागू होने के बाद उसको तरीके से उसका उपयोग नहीं करेगा। नंबर 2 सरकारी वाहन, सरकारी संस्था, सरकारी व्यक्ति का प्रयोग अपने फायदे के लिए कोई भी पार्टी नहीं करेगी, कोई भी नेता उसका प्रयोग नहीं करेगा, ये इस पर पाबंदी है। और नंबर 3 सरकारी सुविधाएं, या सरकार को या पब्लिक में जाकर के सरकारी सुविधाएं देने के वायदे नहीं कर सकता, सरकारी कोई घोषणा पर नहीं कर सकता, कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते। इस प्रकार के सब कामों के ऊपर इनके ऊपर पाबंदी होती है। इसी साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9, चुनाव के समय किस प्रकार की शिकायत लोगों को अक्सर बनी रहती है। जब चुनाव होता है लोग अक्सर शिकायतें कौन कौन सी करते रहते हैं। यह प्रश्न हम लोकेलिटी में, पंचायत चुनाव में, MLA के चुनाव में और MP के चुनाव में जब भी हम होते हैं तो उसमें सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली गायब करने की समस्या। आम लोग कहते रहते हैं कि मेरा नाम गलत डाल दिया है, या गलत लोगों के नाम वोट बना दिए गए हैं, गलत वोट बन गए हैं, गलत वोट किसी ने बनवा दिए गए हैं। ये एक समस्या रहती है जब भी चुनाव की बात आती है। चुनाव न होने पर ऐसी समस्या कोई किसी के सामने नहीं होती, लेकिन जो ही चुनाव की घोषणा हो जाती है तो लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि मेरा नाम चुनाव इसमें चुनाव मतदाता सूची से निकाल दिया गया है, गायब कर दिया गया है, और फलां आदमी है जो है ही नहीं, बाहर कहीं है, दो उनके वोट बना दिए गए। इस प्रकार की समस्या रहती है।
इसके अलावा जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका दुरुपयोग करने की हमेशा समस्या बनी रहती है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो इलेक्शन की घोषणा होने के बाद भी उनका सरकार की नियमों की धज्जियां उड़ाती रहती हैं, उनका दुरुपयोग करते रहते हैं। वो लोगों में अक्सर शिकायतें बनी रहती है कि इस प्रकार का है। इसके बाद जो अगला है वह है फिजूल खर्ची। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई खर्चा पार्टी को लोगों को सुविधाएं देने के वायदे के ऊपर खर्च नहीं करना होता, न ही उनको कोई लाभ देना होता। लेकिन ये शिकायत हमेशा अक्सर लोगों में रहती है, फला पार्टी ने फला लोगों को या उस समुदाय को पैसे बांटे हैं, उस समुदाय में दिए हैं या उन लोगों को ये सुविधाएं देने का वायदा किया है। इस प्रकार की शिकायतें बनी रहती हैं। और इससे अगला है चुनाव वाले दिन या चुनाव से पहले मतदाताओं को डराने का, धमकाने का और फर्जी मतदान की शिकायत हमेशा लोगों के बीच में बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस प्रकार की शिकायतों अक्सर समाज में आपको मिलेंगी। इसके बाद जो लास्ट हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है लोकतंत्र का चुनाव में क्या महत्व है। यदि कहा जाए तो लोकतंत्र की आत्मा ही चुनाव है। लोकतंत्र की आत्मा ही चुनाव है। यदि चुनाव को लोकतंत्र से हटा दिया जाए तो लोकतंत्र किस बात का, क्योंकि लोकतंत्र है वो लोगों के लिए लोगों को चुनी हुई सरकार होती है। और जब लोग शासन करेंगे वो उसका माध्यम चुनाव ही बनेगा, क्योंकि पूरे समुदाय पूरी पब्लिक को हम राजा नहीं बना सकते। क्योंकि पहली भी पंक्ति में कहा है कि चुनाव लोकतंत्र वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। तो जनता के लिए है, जनता ही करती है। तो इसका मतलब सारे पब्लिक सब दोनों बातें नहीं इकट्ठी हो सकती। तो उसमें से इसका एक तरीका है कि लोग अपने में से कुछ लोगों को एक चुनाव प्रक्रिया से होकर के कुछ लोगों को आगे भेजती है। चुनाव में सत्ता में आने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन उनमें से योग्य आदमियों को जो पब्लिक को ठीक लगते हैं उनको चुन करके आगे भेजती है, जो सरकार बनाते हैं और फिर वो लोगों के लिए कार्य करते हैं। और यदि ये ठीक ढंग से कार्य चुनाव प्रक्रिया ना हो तो एक बार चुनाव होने के बाद यदि दोबारा चुनाव ना हो तो भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वे लोग फिर उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता और मनमाने काम करते हैं। तो इस प्रकार जो चुनाव बार बार जो 5 साल बाद चुनाव होते हैं हमारे देश में, अक्सर भारत में, तो वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनको भय बना रहता है कि यदि इस प्रकार हमने पब्लिक के लिए जन कल्याण के कार्य नहीं किए, लोगों की बातें नहीं सुनी, तो आने वाले टाइम 5 साल के बाद या बीच में ही हमें ये सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो इस प्रकार यदि चुनाव ना हो तो लोकतंत्र की संभावना भी नहीं की जा सकती, लोकतंत्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स चुनाव अति महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की, क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही चुनाव पर है। और चुनाव लड़ करके ही लोग अपने लिए अपने शासक बना करके, प्रतिनिधि बना करके आगे सरकार चलाने के लिए, अपने ऊपर शासन करने के सिस्टम को ठीक चलाने के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप लोगों के आज के प्रश्न थे, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो 2-4 बार वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इन सब बातों के साथ आप लोगों का क्लास टाइम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए लेसन और नए विषय के साथ नए पीरियड में। तब तक लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।